गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह मैं आ गई हूँ करंट अफेयर्स की आपकी क्लास लेकर के। द हिंदू की क्लास ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, द हिंदू की भी क्लास होगी, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास भी आज मैं लेने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी आज आपके लिए न्यूज़ हैं उसको देखते हैं। पीसीएस के लिहाज से या फिर जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स के लिहाज से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज जो है आपकी फ्रंट न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है किनके बारे में, बिल गेट्स के बारे में। आप सभी को मालूम है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के एक तरीके से संस्थापक जो बिल गेट्स हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, साथ के साथ में अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर के मामले में हो तो बिल गेट्स काफ़ी आगे रहते हैं हमेशा। और अभी रिसेंट में न्यूज़ भी आपने बिल गेट्स के बारे में सुनी थी कि डॉली चाय वाले को उन्होंने किस तरीके से फेमस बना दिया। तो बिल्कुल बिल गेट्स के ऊपर एक न्यूज़ आई हुई है। क्या बात की जा रही है, सोर्स कोड नामक उनकी एक बुक आ रही है जिनका उन्होंने अभी क्या किया है, इनॉग्रल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाए, जनरली वनडे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। बुक का नाम और फिर उसके ऑथर का नाम या फिर वो किस पर लिखी गई है इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है, सोर्स कोड, किसके ऊपर लिखी गई है ये, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी ही स्टोरी एक तरीके से लिखी हुई है उसमें, जिसको ऑटोबायोग्राफी भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं। अपने जीवन में जब वो इनिशियल फेज़ में थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो युवा थे, उस समय में किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स को झेला और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ला करके खड़ा की। एक तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में बिल गेट्स ही ने सारी चीज़ें इनिशिएट की थी। अभी आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट आपको इनिशियली दिखाई देगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता हुआ, और अभी भी काफ़ी वो मोनोपोली क्रिएट करके रखता है। तो इतने लंबे समय से किसी कंपनी को लेकर के चलना और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना, वो भी ऐसा वैसा नहीं काम करना, बिल्कुल एक तरीके से रिमार्क सेट कर देना, तो बिल गेट्स इसके लिए जाने जाते हैं। साथ के साथ में जितने भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स वगैरह होती हैं जनरली वहाँ पर बिल गेट्स बहुत बड़ा डोनेशन देते हुए दिखते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। और अगर बात हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में करें तो इंडिया में भी बिल गेट्स की बहुत सारी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के काम बिल गेट्स कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं इंडिया में सोशल वेलफेयर को। तो देख लेते हैं बिल गेट्स के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये कि बुक का नाम क्या है। बुक का पूरा नाम है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स। तो सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स यानी कि बिल गेट्स ने अपने इनिशियल जो लाइफ के इनिशियल फेजेस के बारे में बताया है, जब वो एक तरीके से युवा थे, स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ नया करने का उनके अंदर बहुत एक तरीके से साहस था। युवा कहने का मतलब ही यही होता है कि युवा मतलब क्या होता है, एनर्जी से भरा हुआ इंसान होता है, उसकी आंखों में वो चमक होती है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, उसी को युवा सही मायने में माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 15 to 35 की एज तक के लोग हैं और बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनके लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, उनको युवा नहीं कहा जाएगा। युवा सही मायने में वही होगा जिसकी सब आंखों में कोई चमक हो, जिसके पास एक ड्रीम हो, जिसके पास एक गोल हो कि उसको आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने आप को कहाँ पर देखना है, उसको सही मायने में यूथ माना जाएगा। तो बिल गेट्स ने बिल्कुल सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स में भी अपनी ही आत्मकथा के बारे में लिखा है। ये जो बुक है वो आप तक और हमारे तक कब आएगी, तो Feb 2025 में ये मार्केट में आने लगेगी। अभी फ़िलहाल इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से याद रखिएगा सोर्स कोड के बारे में किसकी बुक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के। ठीक है, बिल गेट्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन के जितने भी एक तरीके से बेसिकली ये जो तकनीकी पायोनियर के ऊपर लिखी गई बुक है, और एक तरीके से दुनिया में जितना भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम का शुरुआत है वो बिल ने की है। और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति आता है तो क्या क्या सोच करके, क्या क्या ड्रीम लेकर के आता है, फिर उसको किस तरीके से आगे बढ़ाता है, इसके बारे में ये बुक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, बात की जा रही है किसके बारे में, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका, इनके रिलेशन के बीच में बात की जा रही है। न्यूज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाता है जो कि अफ्रीका के लिए है। अफ्रीका में जो केन्या और तंजानिया वाला एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से बचाने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाता है। अभी फ़िलहाल तंजानिया को
को इस कंजर्वेशन प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया है यूरोपियन यूनियन ने। बाहर क्यों निकाला है? बेसिकली जो है वहाँ की जो तंजानिया की गवर्नमेंट है, तंजानिया और केनिया दोनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं, अभी मैप के थ्रू हम देखेंगे। तो तंजानिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तंजानिया में एक विशेष प्रकार की ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मसाई। तो मसाई ट्राइब जो है वो कहाँ पाई जाती है? तंजानिया में और अफ्रीका में ही पाई जाती है। और इन मसाई जो एक तरीके से ट्राइब है उनको रिप्लेस करने के लिए तंजानिया की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया था, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया है, क्योंकि एक तरीके से ये ट्राइब्स हैं, इनकी एक तरीके से पुरखों से चली आ रही ज़मीन है जिसके वहाँ से इनको रिप्लेस किया जा रहा है तंजानिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इस वजह से पेनल्टी के रूप में जो ये यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपने जो यूनियन जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उससे तंजानिया को बाहर निकाल दिया है। अब ये प्रोग्राम केवल और केवल केन्या के लिए चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पूरा यूरोपियन यूनियन जो चला रहा है प्रोग्राम, उसका नाम क्या है और क्या उसमें एक तरीके से विशेषताएं क्या है, क्या क्या चीज़ें तंजानिया और केन्या के लिए अभी तक दी जा रही थी, इसके बारे में देखते हैं। तो जिस प्रोग्राम को यूरोपियन यूनियन चला रहा है, जो कि बेसिकली एक क्या है, जो इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए ये पूरा बना हुआ है, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, इस प्रोग्राम का नाम है नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव। ठीक है, तो नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली केवल और केवल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो दो एक तरीके से कंट्रीज़ हैं, एक तो तंजानिया, दूसरा केन्या। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है केन्या, दूसरा ये दिख रहा है तंजानिया। तो इन दो कंट्रीज़ के लिए बेसिकली ये नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव चलाया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टैकल बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू रिस्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जितने भी ये जो तंजानिया है या फिर केन्या है, इस एरिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एरियाज़ हैं, जैव विविधता का, जहाँ पर एक तरीके से भारी मात्रा में मिलती है जैव विविधता, अलग अलग प्रजाति मिलती है, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, तो उन सबको संरक्षण देने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ये नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव चलाया है। ठीक है, 2019 में। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और किस प्रोग्राम का ये हिस्सा है? तो यूरोपियन ग्रीन डील का ये पूरा जो है नेचर अफ्रीकन इनिशिएटिव हिस्सा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्टिंग में जो है ये पूरा दो टॉपिक के ऊपर में या दो की पॉइंट के ऊपर में ये पूरा इनिशिएटिव चल रहा है। पहली तो बात की गई है किसके बारे में? सॉक नॉट के बारे में। सॉक नॉट का फुल फॉर्म क्या है? साउदर्न केनिया और नॉर्दर्न तंजानिया। ठीक है, तो अभी तक जबकि तंजानिया को बाहर नहीं किया गया था, तब तक ये सारी चीज़ें केन्या और तंजानिया दोनों के लिए चल रही थी सॉक नॉट के रूप में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? साउदर्न केन्या और नॉर्दर्न तंजानिया। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो साउदर्न केन्या का बिल्कुल साउथ वाला एरिया और तंजानिया का नॉर्थ वाला एरिया, तो यहाँ पर ये बेसिकली ये कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहीं पर आपको लेक विक्टोरिया भी दिखाई देगा, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी झील है अफ्रीका की। यहाँ पर आपको नैरोबी दिखाई दे रहा है, तो केन्या की जो कि कैपिटल है। तो ये वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है ये, और उसके कंजर्वेशन के लिए पूरा प्रोग्राम चल रहा था। फिलहाल यहाँ से तंजानिया को बाहर निकाल दिया गया है। तो दो की पॉइंट्स में, पहला तो जो था वो तो तंजानिया और केन्या दोनों के लिए था, और दूसरे जो की पॉइंट में मेन फोकस जो था वो नॉर्दर्न केन्या इकोसिस्टम के लिए किया गया था। ठीक है, तो एक जो इनिशिएटिव है वो केवल और केवल नॉर्दर्न केन्या के लिए चल रहा था, और दूसरा इनिशिएटिव साउदर्न केन्या और नॉर्दर्न तंजानिया के लिए चल रहा था। फिलहाल तंजानिया को इससे बाहर कर दिया गया है। तो अब ये नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव केवल और केवल केन्या के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है वो अफ्रीका के साथ साथ आपको पूरा एक्सेस दे रहा है कहाँ का? इंडियन ओशन का। जब आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद में रेड सी वाला एरिया, फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा एरिया जो है वो इंडियन ओशन का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव के तहत यूरोपियन यूनियन जो क्या कर रहा है, इस पूरे एरिया को लेते हुए एक तरीके से इंडियन ओशन तक जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए ये पूरा प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है, तो केन्या टू इंडियन ओशन ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था। नाम क्या है? नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव। किसके द्वारा? बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कब चालू हुआ है? 2019 में। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको न्यूज़ क्या है।
चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं सॉक नोट के बारे में। तो सॉक नोट का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, जिसमें साउदर्न केनिया और नॉर्दर्न तंजानिया के बारे में बात हो रही है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, ये क्यों इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है इस एरिया के ऊपर में। तो मैंने बताया कि यही जो एरिया है, मैप में बताया कि यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया दिखाई देगा, साथ के साथ में इंडियन ओशियन तक का ये पूरा एरिया जो है वो एक्सेस दे रहा है। साथ के साथ में ये जो एरिया है वो ट्रांस बाउंड्री है किसके किसके बीच में, केन्या और तंजानिया के बीच में। तो यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ माइग्रेटरी कॉरिडोर्स बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। वहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो वाइल्ड लाइफ माइग्रेटरी कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ है। इस वजह से ये जो सॉक नोट वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। इस्टेब्लिश मेन एम क्या है, तो इस्टेब्लिश करना है ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन है। तो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि कई, देखिए जंगल जो होता है वो किसी सीमा के अंदर तो बंधा नहीं होता है। जंगल की जो बाउंड्री होती है वो बहुत लंबी होती है, उसमें कई सारे देश, कई सारे ज़िले, कई सारे राज्य इस तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस जो पूरे सॉक नोट का या फिर जो नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य ये है कि ट्रांस बाउंड्री जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री कहने का मतलब क्या है कि एक तो हम केन्या के लिए चला रहे हैं, दूसरा हम वहीं पर बाउंड्री जो तंजानिया के साथ लग रही है उसके लिए भी चला रहे हैं। तो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन के लिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये पूरा प्रोग्राम है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर किस चीज़ की वजह से ये पूरा एरिया फेमस है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नगोरोंगोरो, साथ के साथ में किलिमंजारो। ठीक है, तो किलिमंजारो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। तो ये एरिया जो है ऑलरेडी यूनेस्को की साइट्स वगैरह में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है और बायोडाइवर्सिटी से रिच भी है। ठीक है, साथ के साथ अगर यहीं पर हम बात करें तो लेक नेट्रोन भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि एक तरीके से रामसर साइट है। रामसर साइट यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये वेटलैंड होगा, क्योंकि रामसर जो कन्वेंशन है उसके द्वारा 2002 में ईरान में जो ये कन्वेंशन हुआ था, वहाँ पर जितने भी वर्ल्ड में वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन की बात की जाती है। वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है, दलदली क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता पाई जाती है। तो ये पूरा जो एरिया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ या फिर यूनेस्को की हेरिटेज साइट या फिर आप बोल लीजिए बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड्स वगैरह हैं। इस वजह से इस एरिया के कंजर्वेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है, अभी जो है हमने मोदी 3.0 देखा। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है कैबिनेट का, और यहाँ पर जो ये मोदी 3.0 आया है, तो इसमें जो है इस बार 18वीं लोकसभा के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। ये पूरा इलेक्शन चला था लगभग 1.5-2 महीनों का, और इस 18वीं लोकसभा से अब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी एग्जाम्स वगैरह आएंगे उसमें। तो हमने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बन सकते हैं अभी फ़िलहाल, उसको हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये कौन सी लोकसभा का चुनाव था, तो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था, जिसमें जीता कौन है, तो सब बहुमत की बात की जाएगी तो जो एनडीए अलायंस है उसको बहुमत मिला है। विपक्ष में कौन थी, विपक्ष में इंडिया अलायंस थी, जिसको एक तरीके से बहुमत से कम सीटें मिली हैं। एनडीए अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं, इसमें जो बड़ी पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी पार्टी है, और लगभग 240 जो सीट्स हैं वो अकेले बीजेपी को मिली है। साथ के साथ में और भी जो पार्टियां हैं उनके थ्रू क्या किया गया है, बहुमत के लिए जितनी सीट्स चाहिए उसको एक तरीके से कलेक्ट किया गया है। तो टोटल कितनी सीट्स के लिए ये पूरा चुनाव हुआ था, 543 सीट्स के लिए ये पूरा चुनाव हुआ था, और इसमें बहुमत के लिए कितनी सीट्स चाहिए होती है, तो 50% का रेशियो चाहिए होता है। तो लगभग 272 सीट्स अगर किसी पार्टी को मिल जाती है तो फिर वहाँ से जो है वो पार्टी सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, सरकार बनाने के लिए ऑफर कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो जो भी पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स या फिर नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज़्यादा मिले होते हैं, जो 272 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उस व्यक्ति को या उस पार्टी को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि वो आए और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, बेसिक पॉइंट तो ये। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इस बार की 18वीं लोकसभा कितनी खास रही है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि मैंने बता दिया 2019 में 330 सीटें मिली थी एनडीए अलायंस को, और 2014 में उसके पहले 282 सीट्स मिली थी। तो पहले 282 मिला, उसके बाद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लगभग 303 सीटें मिली। इस बार एनडीए को सीट जो है वो 240 मिली है, यानी कि इस बार सीटों की संख्या जो है वो घट गई है। ठीक है,
अगर बात की जाए कि जो इंडिया अलायंस है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन करके कौन निकल के आया है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकल के आई है, ठीक है। और कांग्रेस को लगभग कितनी सीट्स मिली हैं, कांग्रेस को मिली है 99 सीट्स। और यहाँ पर से विपक्ष का नेता जो है इसी पार्टी से निकल करके आएगा, क्योंकि जिस पार्टी को 10% से ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं उसी पार्टी का जो कोई व्यक्ति होता है जो कि विपक्ष का नेता बनता है, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो कौन बनता है, ऐसी पार्टी जो कि एक तरीके से विपक्ष में होती है, यानी कि जो बहुमत से थोड़ी कम होती है, बट ऐसी पार्टी जिनके पास में 10% से ज़्यादा सीट्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी पार्टी से विपक्ष का नेता एक तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो राहुल गांधी के लिए भी बातचीत चल रही है, देखते हैं कि राहुल गांधी बनते हैं या फिर खड़गे जी बनते हैं। आगे बात की जा रही है अगर कि जैसे हमने बात की ओथ टेकिंग सेरेमनी की, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी पहले तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री को। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि प्रधानमंत्री अकेले जो हैं, पीएम अकेले जो है वो नहीं लेते हैं ओथ, उनके साथ साथ जितने भी मंत्री हैं वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है। तो उन मंत्रियों में आपके पूरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और फिर उनके सेक्रेटरी वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। पूरा एक मंत्रिमंडल बहुत बड़ी एक संकल्पना होती है, बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, और कैबिनेट उसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास कैबिनेट के पास होती है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, आपका होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री के साथ में भाग लेता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ में जितना मंत्रिमंडल के लोग भाग लेते हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा संविधान में मेंशन है कि मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% कहने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं लोकसभा की कितनी है, 543, इसका 15% यानी कि लगभग 81। तो 81 से ज़्यादा मेंबर जो है वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, मंत्रिमंडल में 81 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इस बार की जो 18वीं लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर इस बार लगभग 72 मेंबर्स ने क्या ली है, शपथ ली है। तो 15% के क्राइटेरिया से अभी वो अंदर है, ठीक है। 15% से ज़्यादा जो है वो संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का जो मंत्रिमंडल किस तरीके से खास रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार के मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा एक तरीके से ओबीसी को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिला है। ओबीसी के मंत्री कितने हैं, 27 हैं। अगर एसटी की बात करेंगे तो यहाँ से 5 मेंबर हैं, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं वहाँ से भी 5 मंत्री लिए गए हैं, और जो शेड्यूल कास्ट है वहाँ से लगभग 10 मंत्रियों को लिया गया है। तो हर समुदाय के, हर कम्युनिटी के लोगों को क्या किया गया है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है मंत्रिमंडल में, ठीक है। दूसरी बात है, अगर पूछा जाए कि एनडीए जो पूरा एक अलायंस है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी, तो बीजेपी के कितने मेंबर्स हैं, तो 61 मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी के हैं और अलाइस के 11 मेंबर्स हैं। तो दोनों को मिलाकर के टोटल 72 मेंबर्स ने इस बारी ओथ ली है, ठीक है। दूसरी बात, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि इस बार 5 जो सीएम रहे हैं, जो एक तरीके से एक्स सीएम रह चुके हैं, उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो है जनता दल के एक तरीके से सीएम रह चुके हैं कर्नाटका से, कौन, एचडी कुमारस्वामी। तो एचडी कुमारस्वामी पहले सीएम रह चुके हैं जिनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पे जीतन राम मांझी जी आते हैं जो कि बिहार से सीएम रह चुके हैं कुछ समय के लिए। तीसरे नंबर पे आपको एक तरीके से दिखाई देंगे कौन, तीसरे नंबर पे शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा जो कि एमपी के आपको सीएम नज़र आएंगे, जो कि पहले एमपी के सीएम थे। दूसरे में आपको 4th नंबर पे मनोहर लाल खट्टर दिखाई देंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको सर्बानंद सोनोवाल दिखाई देंगे जो कि असम के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 5 व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, ये सीएम थे पहले और अभी कैबिनेट में शामिल किया गया है। साथ के साथ में और सारे जो अलाइज हैं उनमें से किन किन लोगों को शामिल किया गया है अगर देखा जाए तो अलाइज के रूप में, या फिर गठबंधन की सरकार है तो बाकी सारी पार्टियां कौन कौन सी हैं, तो जनता दल से एचडी कुमारस्वामी हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान आपको दिखाई देंगे, राम मोहन नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं, टीडीपी के, साथ में राजीव रंजन जी जो हैं वो जनता दल के हैं, ठीक है।
जनता दल यूनाइटेड के। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये पीसीएस में इस तरीके के बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है। मैंने सीएम के नाम बता दिए आपको, मध्य प्रदेश के सीएम, हरियाणा के सीएम, जो भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं उनको इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें कि इस बार सबसे ज़्यादा किस एरिया से या फिर किस राज्य से सबसे ज़्यादा मंत्री निकल करके आए हैं, तो पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी का है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी यूपी से ही हैं। तो लोकसभा सीटें 80 थी उत्तर प्रदेश में और वहाँ से लगभग कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर 11 जो मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। और एनडीए के कितने सांसद हैं, यहाँ से 36 सांसद जो हैं वो एनडीए अलायंस के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सपा जो है उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन एनडीए अलायंस को भी 36 सीटें मिली हैं और यहाँ से लगभग 11 मंत्री जो हैं वो इस बार कैबिनेट में हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उत्तर प्रदेश से ही मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं, कितने, 11। ठीक है, उसके बाद में आपको बिहार से दिखाई देगा 8 मंत्री, उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 6, 5, 5 और 4 का रेशियो है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा पॉलिटी को रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट से रिलेटेड, मंत्रिमंडल से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले बात की जाए अगर कि आर्टिकल 74, तो जो राष्ट्रपति हैं कौन से आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री को एक तरीके से शपथ दिलवाते हैं, उसके लिए आपको आर्टिकल 74 मिलेगा। क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड द एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 74 बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, तो ये आपका 74 है। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो पीएम जो होते हैं वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होते हैं। पीएम और बाकी सारे कैबिनेट मंत्री और बाकी सारे मंत्री मिलकर के एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 74 याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में क्या है, अदर प्रोविजंस फॉर मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स के काम किस तरीके से करेंगे, उनको कितने वेतन भत्ते वगैरह चीज़ें मिलेंगी, शक्तियाँ क्या हैं, इसके बारे में आर्टिकल 75 में मेंशन है। उसके बाद आपको आर्टिकल 77 में दिखाई देगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या काम होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में 77 में मेंशन है। 78 में आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वो सारे जितने भी वो मेजर्स ले रहा है, जितने भी स्टेप्स वो ले रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, सबके बारे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करे। तो ये आर्टिकल 78 के थ्रू क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है बेसिकली। ठीक है, और 88 के तहत जब दोनों सदनों में एक तरीके से क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर में, तो फिर वहाँ पर संयुक्त बैठक वगैरह का प्रावधान होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पॉलिटी के आर्टिकल्स को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बात की अगर इस कैबिनेट को लेकर के कि लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें क्या खास बात थी, तो इस बार लगभग 7 जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि पड़ोसी देश हैं उनको हमने क्या किया था, वोट टेकिंग सेरेमनी में बुलाया था, इनवाइट किया था। तो 7 पड़ोसी देशों में आपको श्रीलंका दिखाई देगा। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से लोग आए थे। नेपाल से भी उनके प्रचंड जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री वो आए थे। साथ के साथ में विक्रम सिंघे जो हैं श्रीलंका से वहाँ आए थे। मोइजू जी को, जो कि मालदीव के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, फिर भी हमने मोइजू को क्या किया था, एक तरीके से इनवाइट किया था। तो जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सेशल्स को भी हमने इनवाइट किया था। तो जितने हमारे इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सबको हमने इनवाइट किया है। भूटान को भी 2 लोगों को छोड़ दिया है। किसको, आपको नाम बताना है। हमारे पड़ोसी देश कौन से ऐसे 2 हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो हमारे किसी भी सुख में आए एटलीस्ट, क्योंकि वो अगर सुख में आएंगे तो हमारा सुख रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो उन 2 के नाम आपको पता है, आपको इसको बारे में बताना है। बाकी जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस बार ही बुलाया गया था, तो याद रखिएगा इसके बारे में। यहाँ पर मैं बता रही हूँ जो कि श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7 कंट्रीज़ के बारे में बात कर ली। 2 जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको हमने नहीं बुलाया है। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिनको हमने नहीं बुलाया है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बात की जा रही है वुमेन इन जुडिशरी। तो वुमेन्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर, इसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें कि जो अभी हमने 18वीं लोकसभा देखी है वहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखें तो 17वीं लोकसभा
में जो है महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, इस बार 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो गई है। 17वीं लोकसभा में लगभग 14.3% रिप्रेजेंटेशन था महिलाओं का, इस बार थोड़ा सा रेशियो कम रहा है, 2-3 सीट का फर्क आया है। तो इसको भी याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन बने कि क्या 18वीं लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेशन पिछली लोकसभा से ज़्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली लोकसभा में यानी कि 17वीं लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन वो ज़्यादा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि अगर हम पिछले 70 सालों में देखें कि महिलाओं की जुडिशरी में क्या स्थिति रही है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि ओनली 11 वुमेन जजेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में, तो केवल अभी तक 70 सालों में केवल 11 वुमेन जज ही क्या है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच पाई हैं। पहली बात तो ये आंकड़ों के थ्रू। दूसरी बात अगर की जाए हाई कोर्ट्स में अभी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं एज अ जज, तो वहाँ पर हाई कोर्ट में टोटल हमारे इंडिया में जितने भी हैं 25, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे 680 जजेस हैं और उसमें केवल और केवल 83 जो हैं वो आपको महिलाएँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर भी रेशियो दिखाई दे रहा है कि जुडिशरी में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ओवरऑल परसेंट वाइज अगर बात की जाए सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में सब ऑर्डिनेट जजेस की, तो वहाँ पर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन ओनली 30% है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो आपको 70 और 30 का दिखाई दे रहा है अगर हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं या सब ऑर्डिनेट जजेस की बात करते हैं। तो ये बताता है कि अभी हम कितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, कितना भी हम ये कर लें कि महिलाएँ तो चांद पर भी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा आगे हो गई हैं हमारे इंडिया में, लेकिन अभी भी अगर आप आंकड़ों के थ्रू देखेंगे तो उतना ज़्यादा हमने महिलाओं को प्रमोट नहीं किया है, या हम वो उतना प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए हैं महिलाओं को, कि या फिर हम कह सकते हैं कि इतना सम्मान, इतनी इम्पोर्टेंस हम नहीं दे पाए हैं कि जिस वजह से इतने बड़े हाईएस्ट जगह पर भी अभी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अभी इतना कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें कि आगे चल करके क्या रहने वाली है स्थिति, तो हमें ये सोच करके आपको एक बहुत ही अचंभा होगा कि 2027 में लगभग आज से 3 साल बाद में, मतलब आज़ादी के लगभग 75 to 78 ईयर्स के बाद में जो है इंडिया को क्या मिलने जा रहा है, अपनी फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की CJI मिलने जा रही है। तो फर्स्ट फीमेल जो जज है, चीफ जस्टिस है, वो मिलने जा रही है कब, 2027 में। उनका नाम क्या है, तो जस्टिस नागारत्ना। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा जस्टिस नागारत्ना जो है वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनने जा रही हैं, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस 2027 में। तो इतना लंबा टेन्योर 70-75 साल के बाद में अगर हम CJI के पद पर किसी महिला को देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में भी महिलाओं का कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात करें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम है, तो ओवरऑल मोर और लेस बहुत सारे रीज़न सेम ही होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप बात करें। अगर आप बात करते हैं जुडिशरी के फील्ड में, अगर आप बात करते हैं पॉलिटिक्स के फील्ड में, अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक के फील्ड में, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में कम क्यों है, तो इसका कारण आपको मोर और लेस एक जैसा ही मिलेगा। सबसे पहला कारण तो पैट्रियार्की, जो पितृसत्तात्मक सोच होती है हमारी, वो एक तरीके से क्या हो जाती है, हर्डल बन जाती है महिलाओं के लिए। ठीक है, कि कई अभी भी फैमिलीज़ ऐसी हैं गांव दराज में, एरियाज़ में, जहां पर सिक्योरिटी के पर्पस से कह लीजिए या फिर सोसाइटी के एक तरीके से प्रेशर की वजह से कई सारी फैमिलीज़ हैं जो कि प्रमोट नहीं करती हैं बच्चों को या फिर अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे, कि तुम क्या करोगी ज़्यादा पढ़ के, शादी ही तो करनी है, घर ही तो संभालना है। इस तरीके की मैंटालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लो रिप्रेजेंटेशन होने का कारण क्या है, सबसे पहले तो पैट्रियार्की इन सोसाइटी। उसके बाद अगर जुडिशरी की बात की जाए तो कॉलेजियम सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम है, वो भी इस बात पर फोकस नहीं दे रहे हैं कि जुडिशरी में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शामिल किया जाए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि महिलाओं के ऊपर में घर की भी जिम्मेदारी होती है, बाहर की भी जिम्मेदारी देखनी होती है, तो कई बारी जो महिलाएं होती हैं वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। कई सारी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, बट कई सारी महिलाएं हैं जिनको एक तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, उनको फैमिली और जॉब के बीच में चुनना पड़ता है, और एंड में कई महिलाएं ऐसी होती हैं, मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो फैमिली को ही प्रेफर करती हैं। तो इस वजह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में नहीं मिल पाता। साथ के साथ में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये सारे केसेस निकल के आते हैं। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा क्यों होना चाहिए जुडिशरी में। तो अगर हम बात करें, देखिए हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। अगर कोई मेल है और वहाँ उसी टॉपिक के ऊपर किसी फीमेल को आपको सोचने के लिए टॉपिक दिया जाए, तो जो पुरुष है वो अलग तरीके से, अलग मेंटालिटी से सोचेगा, जो महिला होगी उस टॉपिक को अलग मेंटालिटी से, अलग एक तरीके से भावनात्मक एक तरीके से टेक्सचर देके सोचेगी। क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो उनके सोचने का तरीका हर टॉपिक पे अलग होता है एक मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जुडिशरी में भी महिलाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कितने सारे मामले हमारे पास में मोस्टली जो आते हैं वो महिलाओं से रिलेटेड आते हैं, चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे वो तलाक वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो जुडिशरी में स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, माइनर गर्ल्स से रिलेटेड होते हैं, और उनको देखने के लिए एक तरीके से फीमेल जजेस का होना काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि महिला जो है वो दूसरी महिला के एक भावनाओं को समझ पाएगी, मेंटल लेवल को या फिर इमोशनल लेवल को समझना उसके लिए ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए। और ये भी एक बात है कि आपने एक एग्जाम्पल भी सुना होगा या फिर देखा होगा कि महिलाएं जिस भी फील्ड में जाती हैं वो पुरुषों से, आंकड़े भी बताते हैं कि अगर हम किसी भी सेक्टर में बात करते हैं, रिसर्च हुई है इस बात के ऊपर में कि अगर महिलाएं उस सेक्टर में जाती हैं और वो अपना बेस्ट देती हैं तो वो पुरुषों से काफ़ी अच्छा करके निकल के जाती हैं। तो अगर महिलाओं को प्रमोट किया जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है वो क्या करेंगी, अच्छा एक रोल मॉडल सेट करेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती है जुडिशरी में भी, साथ के साथ में बाकी पूरे एक तरीके से ओवरऑल पूरे हमारे इकोनॉमी में या फिर पॉलिटिक्स में हर जगह, ठीक है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन बने कि सबसे ज़्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अभी किस शहर में या फिर कहाँ पर, किस राज्य में कोर्ट में है, तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि सिक्किम की जो कोर्ट है वहाँ पर सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा लगभग 50% जो है वो जजेस का, फीमेल जजेस का रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग जनरली बोलते हैं कि ये पिछड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर भी 50% जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिक्किम को याद में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जो कैपिटल है वो आती है दिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आएगा सिक्किम जहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर दिल्ली आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखाई देगा कौन, यहाँ पर दिल्ली के बाद में आपको सबसे ज़्यादा जजेस कहाँ पर दिखाई देंगे, बॉम्बे में, फिर आपको मद्रास और यहाँ पर इलाहाबाद गुजरात वगैरह का नंबर आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस पूरे फैक्ट को। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, मोंगला पोर्ट के बारे में। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से ये एक तरीके से कनेक्ट करता है। यहाँ पर बांग्लादेश में इंडिया जो है वो मोंगला पोर्ट को एक तरीके से एक्सप्लोर करने जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए जा रहा है। तो मोंगला पोर्ट कहाँ पर है ये याद रखिएगा, बांग्लादेश में है, और इंडिया के सपोर्ट से उसको मैनेज करने के लिए आगे वे फॉरवर्ड चीज़ें होने वाली हैं। तो देख लेते हैं पहले तो लोकेलिटी। तो ये आपको दिख रहा है बांग्लादेश, ये है हमारा इंडिया। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ बॉर्डर बांग्लादेश का ही लगता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बांग्लादेश में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मोंगला पोर्ट, ठीक है। साथ के साथ इधर आपको दिखाई दे रहा है चिटगांव पोर्ट। तो यहाँ से चिटगांव पोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे इंडिया ने डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोंगला पोर्ट के बारे में बात हो रही है, यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बागेरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है बांग्लादेश के, लगभग 62 किलोमीटर नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल में ये पूरा मोंगला पोर्ट जो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोंगला पोर्ट के थ्रू ही आपको जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है वहाँ पर आपको एक्सेस मिल रहा है, इसलिए इंडिया इसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, एक तरीके से डेवलप करने की सोच रहा है, ठीक है। कौन से रिवर के पास है ये, तो पसूर रिवर के पास ये पूरा पोर्ट है। क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द पोर्ट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सुंदरवन। तो हमने जो हम देखा हुआ है, ये एक फैक्ट है ये कि इंडिया में जो सुंदरवन डेल्टा है उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स वहाँ पर पाए जाते हैं, और सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मोंगला पोर्ट है एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसी सुंदरवन के पास में ही ये मोंगला पोर्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये मोंगला पोर्ट के बारे में है। साथ के साथ में सुंदरवन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, इको सिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली दलदली ये पूरे फॉरेस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने का काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बात की मोंगला पोर्ट के बारे में, ये बड़े मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा मैंने बात की चिटगांव पोर्ट के बारे में, ये दोनों को ही कनेक्ट करने का काम जो है इंडिया के द्वारा किया गया है, और इसका मेन मोटिव यही है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो ये बॉर्डर है, यहाँ से जितने भी इंडियन के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है।
आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूज़ क्या है चिल्का लेक के बारे में है। चिल्का लेक सबसे पहले तो कहाँ पर है, ओडिशा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है बात चल रही है, यहाँ पर एशियाज़ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड्स लार्जेस्ट लेगून जो है वो चिल्का लेक यानी कि ओडिशा में पाए जाते हैं। कब इसको 1981 में वेटलैंड घोषित किया गया था, ठीक है। साथ के साथ में यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रामसर साइट है वहाँ पर भी इसको शामिल किया गया है 1981 में, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कि सबसे ज़्यादा चिल्का लेक में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मेजर अफेक्शन किसका है, सबसे ज़्यादा ईरावदी जो डॉल्फिन है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा चिल्का लेक कहाँ पर है, लोकेशन ओडिशा में। साथ के साथ में यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से आइलैंड के चारों तरफ ये पूरा लेक घिरा हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ आइलैंड्स है, कौन कौन से, द लार्जर आइलैंड बोला जाए तो नलाबना, तो नलाबना आइलैंड जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। साथ के साथ में कालीजाई टेम्पल जो है वो इसी चिल्का लेक के अंदर में एक आइलैंड है, वहाँ पर पाया जाता है। तो कई बारी जगह के प्लेसेस इन न्यूज़ में आपसे क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। कालीजाई टेम्पल और नलाबना आइसलैंड ये दोनों के दोनों ओडिशा में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ओडिशा, ये आपको पूरा बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, और बिल्कुल बॉर्डर पे यहाँ पर ये आपको चिल्का लेक दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका चिल्का लेक जो है वो आगे चल करके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक सतपाड़ा जो आइसलैंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सतपाड़ा आइलैंड के अंदर में ईरावदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथ के साथ और भी एक दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है चिल्का लेक के बारे में, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर इंडियन क्लासिकल डांस स्पेशली कथक को लेकर के न्यूज़ है, तो कथक को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने सारे क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो हमारे पास में टोटल 8 जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में आता है, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो कथक है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं 8 पूरे क्लासिकल डांस फॉर्म को। सबसे पहले आता है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उसके बाद आपको दिखाई देगा केरला का कथकली, उसके बाद में कथक आपको मैंने बताया उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद में कुचिपुड़ी जो है वो आपको दिखाई देगा क्लासिकल डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। देन मणिपुर का मणिपुरी, मोहिनी अट्टम भी केरला का है। तो केरला से 2 आपको दिखाई दे रहे हैं डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, एक तो कथकली, दूसरा मोहिनी अट्टम। उसके बाद असम में सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, साथ के साथ ओडिशा में ओडिसी डांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म क्या होते हैं, जो हमारी माइथोलॉजीज होती है, संस्कृत में आपने रामायण महाभारत इन सारी चीज़ों को देखा होगा, तो पुराणों पर आधारित जितनी भी कथाएं होती हैं उसको डांस के फॉर्म में, एक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही क्लासिकल डांस फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। बात यहाँ पर कथक के बारे में की जा रही है, तो सबसे पहले निकल के आया है कहाँ से, तो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा। तो कथा जो होती है, जो नॉर्मली हम जो पूजा पाठ के भाषा में सुनते हैं, कथा मतलब क्या है, एक तरीके से कहानी। तो ये जो कथक है ये भी जो है वो कथा से ही डिराइव्ड होकर के आया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्राइमरली परफॉर्म कहाँ किया जाता है, तो नॉर्दर्न इंडिया में ये परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल बाकी जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं बिल्कुल उसी की तरह ये भी होता है, इसमें भी कहानी ही पढ़ाई जाती है, एक तरीके से परफॉर्म की जाती है। माइथोलॉजिकल जितने भी हमारी कहानियाँ होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। स्पेशल मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो कथक के लिए तबला, पखावज, सारंगी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और बेसिकली कथक को बोला जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों का एक तरीके से ट्रांसफ्यूज़न है, ठीक है। तो केवल हिंदुओं से रिलेटेड नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों ही ट्रेडिशंस को लेकर के फ्यूज़न एक तरीके से जो है कथक है, ठीक है। तो ये हिंदू और मुस्लिम एक तरीके से मजहबी जो बोलते हैं ना कि गंगा जमनी जो तहजीब है उसको भी प्रमोट करता है कथक, ठीक है। इसके बारे में ध्यान में रखेगा। अब चलते हैं अंत में, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, स्पेशली जो पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड है। तो इसे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात किसके बारे में की जा रही है, वित्त आयोग के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या है पहले ये देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कौन सा है, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि
दोनों कथनों में से दोनों के दोनों ही सही हैं। पहली बात तो ये बोला जा रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 280 के तहत में वित्त आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। और वित्त आयोग जितना भी फंडिंग से रिलेटेड स्टेट जितने भी राजस्व वगैरह यानी कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसको राज्यों में बांटने के लिए अपनी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो उसको मानना या ना मानना बिल्कुल सरकार के ऊपर में होता है, कोई फोर्स नहीं कर सकता सरकार को कि उनको जो फाइनेंस कमीशन है उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 280 के तहत संविधान में जो है वित्त आयोग की स्थापना होती है और फिर इसकी नियुक्ति जो अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सीएजी के बारे में है। भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह भारत के वित्तीय संचालन की अखंडता की रक्षा करते हैं, यानी कि जितना भी इंडिया में फंडिंग से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें चलती हैं, उसको एक तरीके से सही संरक्षण करने की, उसको कंजर्व करने की बातचीत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सीएजी का कार्यालय निजी व्यवसायों को भी ऑडिट करता है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं क्या उनकी भी ऑडिटिंग करता है सीएजी। दूसरा स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। तीसरा पूछा जा रहा है कि सीएजी का अधिकार केवल सलाह देने वाला होता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि कौन सा कथन सही है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो कथन बोला गया है कि यह भारत के संचालन की रक्षा करता है, वित्तीय संचालन की यानी कि फंडिंग की रक्षा करता है, तो बिल्कुल सही बात है। सीएजी का काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम ही ये होता है कि जितना भी फंडिंग से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जो कंपनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर जितना भी उनका साल का टेन्योर होता है, टर्नओवर होता है, वहाँ पर कितने लेन देन हुए, कितना पैसों का काम हुआ है, साल भर का लेखा जोखा जो है वो सीएजी देखता है। अगर उसमें कोई भी घोटाला होता है, किसी भी तरीके की कमी दिखाई देती है, तो फिर वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, फिर मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो सीएजी का काम वित्तीय संचालन का है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरी बात बोली जा रही है कि सीएजी का कार्यालय निजी व्यवसायों को ऑडिट करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सीएजी जो है केवल और केवल गवर्नमेंट के लेवल पे जो व्यवसाय होते हैं उनको वो क्या करता है, एक तरीके से ऑडिट करने का काम करता है। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अपने यहाँ पे ऑडिटर वगैरह रखती हैं जो कि प्राइवेट कंपनी की ऑडिटिंग करता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर राष्ट्रपति बोल दे किसी कंपनी का एक तरीके से ऑडिटिंग करने के लिए, तो फिर वहाँ पर सीएजी मना नहीं कर सकता। वो स्टेट की भी कंपनीज़ का एक तरीके से, जो स्टेट की गवर्नमेंट कंपनीज़ होंगी उनका भी ऑडिटिंग कर सकता है और सेंट्रल लेवल की भी कंपनियों का, ठीक है। तीसरी बात बोली जा रही है सीएजी का अधिकार केवल सलाह देने वाला होता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, ये भी गलत बात है। सीएजी जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है ऑडिटिंग करके, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में आपने सुना होगा, इसके घोटाले के बारे में सीएजी ने ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी ये होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बात कर रहा है किसके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह कैदियों के अधिकारों और सम्मान की वकालत करता है। दूसरा बात है कि यह केवल सरकार के द्वारा दिए गए मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित है। तीसरी बात है कि NHRC अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ भी सहयोग करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपके फिर मिसमैच दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कैदियों के अधिकारों की सम्मान करता है, वकालत करता है, बिल्कुल सही बात है ये। अगर जेल में कोई कैदी बंद है तो उनके भी मानवाधिकारों के लिए जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है, ठीक है। कि उनको, अगर वो जेल में भी हैं तो क्या हुआ, उनको जो खाना है वो सही मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए एक तरीके से ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जानवरों जैसी स्थिति हुई है, इस तरीके के काम। तो कैदियों के अधिकारों का सम्मान करना भी उनका काम है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है यह केवल सरकार के द्वारा दिए गए मानवाधिकार उल्लंघनों का काम करता है, देखता है, तो गलत बात है ये। सरकार के द्वारा नहीं, जितने भी मानवाधिकार से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन सभी को देखने का काम किसका होता है, वो सीएजी का होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है। तीसरी बात बोली जा रही है कि NHRC अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ भी सहयोग करता है, तो बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे NHRC काम करता है, ठीक है।
तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 जो है वो सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि केवल 2 सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है किसके बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है, यह न्याय संगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सीमाएं सुनिश्चित करता है। दूसरी बात है, यह केवल राज्य स्तर पर ही स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहली बात तो ये सही है कि न्याय संगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है और सीमाएं सुनिश्चित करता है। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब भी इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराना होता है तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आना, आचार संहिता लागू करना और उनको एक लिमिट में लेकर के चलना इलेक्शन के समय में, ये काम जो होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि केवल राज्य स्तर पर ही स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, ये गलत है। यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो केंद्र के लेवल पे क्या करता है, चुनाव वगैरह कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो केंद्र प्लस राज्यों की विधानसभा, इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव कंडक्ट कराते हैं। जो राज्यों में पंचायतें होती हैं उनके लिए हर स्टेट अलग से राज्य चुनाव आयुक्त बनाता है। ठीक है, तो वो पंचायत के केवल चुनाव होते हैं वो राज्य के लेवल पे होते हैं, बाकी जितने भी काम हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सेंट्रल के लेवल पे करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम के जो भी इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट विधानसभा जो राज्य विधानसभा होती है वहाँ के भी जो इलेक्शंस होते हैं वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही करवाते हैं। ठीक है, तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट होगा यहाँ पर, बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे समझ में आए होंगे। मैम आएंगी कल से, फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आज के लिए इतना ही। नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आई होप आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे हमारी द हिंदू की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।